हम लोग ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ रहे थे, उत्सर्जन तंत्र। तो आज हमें किडनी के बारे में पढ़ना है, किडनी क्या है। इसके पहले आप लोग जल्दी से अपने दोस्त भाई जितने भी हैं उनको वीडियो शेयर कर दीजिए एक बार, ताकि वो लोग भी जुड़ जाए। मैं ग्रुप पे डाले दे रहा हूँ वीडियो। सो स्टार्ट करते हैं आप। तो उस दिन हमने ये डायग्राम बनाया था, एक बार इसको अपन रफ करके फिर से एक बार अच्छे से बना लेते हैं। जब तक किसी का कोई क्वेश्चन हो तो क्वेश्चन कर सकता है। ठीक, तो ये क्या कहलाते हैं? ये होते हैं मेड्यूला। ठीक, तो ये देखो, ये वाला पार्ट क्या कहलाता है? तो ये क्या क्या कहलाता है? कॉनकेव पार्ट, कॉनकेव पार्ट। और ये वाला पार्ट क्या कहलाता है? ये पिछला वाला कॉन्वेक्स पार्ट। ठीक, और जो ये इधर है, तो ये क्या कहलाता है? ये है रीनल कॉर्टेक्स, रीनल कॉर्टेक्स। और जो ये है ये क्या कहलाते हैं? सॉरी, ये रीनल कैलिक्स है। कॉर्टेक्स तो ये पीछे वाला भाग कहलाएगा, कैलिक्स। ठीक, कैलिक्स। ये कहलाता है, यहाँ पे नेफ्रॉन लगी हुई रहती है, नेफ्रॉन होती है छोटी छोटी। एक किडनी में कितनी नेफ्रॉन होती है? इनकी संख्या कितनी होती है? क्या किसी को मालूम है कि एक किडनी में नेफ्रॉन की संख्या कितनी होती है? अगर बात करें हमें ईच किडनी नंबर ऑफ नेफ्रॉन कितनी होती है? किसी को मालूम? अगर किसी को मालूम हो तो कमेंट करे कितनी होती है। तो ये वाला भाग क्या कहलाता है? कॉर्टेक्स कहलाता है, रीनल कॉर्टेक्स। ठीक, और जो ये पार्ट है ये क्या है? रीनल मेड्यूला है, रीनल मेड्यूला। ठीक, और जो ये बीच में स्पेस है ये क्या कहलाती है? तो कॉलम्स ऑफ वर्टिनी कहलाती हैं, कॉलम्स आर या कॉलम्स ऑफ वर्टिनी। ठीक, ये रीनल कैलिक्स हो गया। अब ये वाला पार्ट देखो, ये इतना पार्ट क्या कहलाता है? रीनल कैलिक्स। और जो ये पार्ट है तो ये क्या कहलाता है? तो ये वाला कहलाता है, जो ये मोटा सा भाग है ये कहलाता है हाइलस ओ। ये कहला ठीक, ये वाला कहलाता है क्या? हाइलस। और ये वाला क्या कहलाता है? रीनल पेल्विस, रीनल पेल्विस।
देखो ये पहले मोटा हुआ, मोटा से शकरा हुआ, और शकरा से और शकरा हो गया, ठीक। और ये क्या कहलाता है? यूरेटर, ठीक। तो ये रीनल कैलिक्स, कॉनकेव पार्ट, हाइलस, रीनल पेल्विस और यूरेटर। अब एक चीज और, आ, ये और ये क्या है? आर्टरी और जो वेन अंदर आती हैं, ठीक। सबसे पहले अपन इसको बना देते हैं, ठीक। ये क्या है? ये है रीनल आर्टरी, रीनल आर्टरी। ये क्या हो रही है? ये अंदर की ओर जा रही है, इंटर्स कर रही है, ठीक। अब जो रीनल वेन्स है वो क्या करेगी? बाहर की ओर जाएगी। ये क्या है? रीनल वेन्स, रीनल वेन्स। ये क्या हो रही है? आउटर की ओर जा रही है, ठीक। ये क्या कर रही है? लीव्स इन किडनी। ये किडनी से बाहर जा रही है, और जो आर्टरी है वह क्या कर रही है? रीनल के यानी कि किडनी के अंदर आ रही है, ठीक। यहां तक क्लियर? अब अगर बात करें हम की जो किडनी होती है वह किस शेप में होती है, तो ये किस शेप में दिख रही है? तो यह होती है बीन शेप में। और अगर इसके कलर की बात करें तो रेडिश ब्राउन कलर होता है, ठीक। हाँ। बीन शेप्ड में। कलर की बात करें तो रेडिश ब्राउन, ठीक। और अगर इसकी बात करें कि ये कवर्ड किससे होती है, ठीक, तो एक फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू होता है जिससे ये कवर्ड रहती है, जिसको अपन क्या बोलते हैं? रीनल कैप्सूल बोलते हैं, रीनल कैप्सूल, ठीक। और अगर लेंथ की बात कर ली जाए, डायमेंशन की, तो इसकी लेंथ कितनी होती है? लेंथ हो गया, किसी को मालूम है क्या? कोई कमेंट करके बता सकता है कि लेंथ कितनी होती है? लेंथ हो गई, थिकनेस हो गई, और ब्रेड्थ हो गई, चौड़ाई। तो इसकी लेंथ कितनी होती है? 10 से 12 सेंटीमीटर। थिकनेस की बात करें, मोटा कितनी होती है, कितनी मोटाई होती है? 2 से 3 सेंटीमीटर। और ब्रेड्थ, चौड़ाई कितनी होती है? 5 से 7 सेंटीमीटर, ठीक। क्लियर हुआ? अब एक क्वेश्चन और है कि जो किडनी होती है ये स्थित कहाँ होती है? हमारे शरीर में कहाँ पे स्थित होती है? ये काफी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये हमारा क्या हुआ? वर्टिब्रल कॉलम हुआ, ठीक। ऐसा ही होता है ना? अरे, ठीक, कुछ ऐसा ही होता है। तो ये क्या कहलाता है? ये कौन सा पार्ट कहलाता है? तो ये सर्वाइकल रीजन होता है, और ये थोरेसिक रीजन होता है, और ये क्या होता है? लंबर हो गया, ये सैक्रल, और ये कॉक्सियल, ठीक। तो ये कॉक्सियल हो गया, कॉक्सियल हो गया, ये हो गया सैक्रल, ये हो गया लंबर, ये थोरेसिक, और ये क्या हो गया?
अच्छा, ये थोरेसिक है और ये सर्वाइकल। ये सर्वाइकल वर्टिब्रा, थोरेसिक वर्टिब्रा, लंबर और सैक्रल कॉक्सियल। ठीक, तो थोरेसिक कितनी होती है? ये होती है कितनी? आ, तो ये होती है कितनी? 7, 5, 6, 7। ये होती है कितनी? 12, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ठीक, और लंबर कितनी होती है? 5, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक, तो ये थोरेसिक के नीचे और लंबर के तीसरे नंबर तक के, ठीक, ऐसे स्थित होती है। अब अगर हम इधर साइड देखेंगे तो ये क्या रहेगा? अगर हम इधर देखेंगे तो ये इधर राइट रहेगा। तो राइट वाली जो किडनी होती है वो क्या रहती है? थोड़ा नीचे रहती है। ठीक, और जो लेफ्ट वाली किडनी होती है वो ऐसे रहती है। क्यों? क्योंकि देखो राइट साइड क्या होता है कि लीवर होता है, तो लीवर के एडजस्टमेंट के कारण जो राइट वाली किडनी होती है वो थोरेसिक वर्टिब्रा के यानी कि थोड़ी से नीचे होती है, यानी लिफ्ट जो लेफ्ट किडनी है, जो अपनी दाएं वाली किडनी है, उसकी अपेक्षा जो राइट वाली किडनी होती है वो क्या होती है? थोड़ा नीचे होती है। क्यों होती है? क्योंकि क्या होता है कि जो अपने राइट में क्या है? लीवर पाया जाता है, तो लीवर के एडजस्टमेंट के कारण जो अपनी राइट किडनी होती है थोड़ा सा हल्का लेफ्ट किडनी की अपेक्षा नीचे होती है। ठीक, और जो अगर ये मेड्यूला की बात करें तो एक किडनी में कितने मेड्यूला पाए जाते हैं? तो जो ये मेड्यूला है, मेड्यूला की संख्या पाई जाती है मोस्टली 8 से 12 पाई जाती है। ठीक, अगर साइंस है तो एक्सेप्शन भी होंगे। तो एक्सेप्शन ये है कि जो रैबिट होता है, ठीक, खरगोश होता है, तो रैबिट में कितने मेड्यूला पाए जाते हैं? तो उसमें खाली एक मेड्यूला पाया जाता है। ठीक, समझ में आ गया? इतना क्लियर? आगे तो देखो मैंने लिख भी दिया कि ये कैसी होती है, बीन शेप में होती है। ठीक, कैसी होती है? बीन शेप में होती है, रेडिश ब्राउन कलर की होती है और वृक्क से पेरिटोनियम के झिल्ली द्वारा घिरा रहता है। मैंने बताया था ना कि जो वृक्क होता है, किडनी होती है, वह एक झिल्ली द्वारा कवर्ड होती है, जिसको क्या बोलते हैं? तो रीनल कैप्सूल भी बोलते हैं या उसको पेरिटोनियम बोला जाता है। ठीक, और जो वृक्क का बाहरी सतह होता है वह कैसा होता है? तो उत्तल की तरह होता है, कॉन्वेक्स होता है, और जो आंतरिक होता है वह कॉनकेव होता है। और इसको दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? जो आउटर होता है वह कॉर्टेक्स कहलाता है और जो इनर होता है वह मेड्यूला कहलाता है। ठीक, तो जो बाहरी भाग होता है वह कॉर्टेक्स और जो आंतरिक भाग होता है वह मेड्यूला कहलाता है। ठीक, और वृक्क से एक नलिका निकलती है जिसको क्या बोलते हैं? यूरेटर कहते हैं, मूत्र नलिका जिसको बोलते हैं। ठीक, ये देखो, ये पहले यहाँ पे हाइलस हुई, हाइलस से रेनल पेल्विस के बाद जैसे ही और पतली होती है तो वो यूरेटर बन जाती है। ठीक, फिर यह आगे चलकर मूत्राशय जो यूरिनरी ब्लैडर है उसमें मिल जाती है। और मनुष्य में अगर बात करें कि जो किडनी होता है तो किडनी का कौन सा प्रकार होता है? तो मेटानेफ्रिक प्रकार का होता है। ठीक, तो मनुष्य में कौन से प्रकार की किडनी पाई जाती है? तो मेटानेफ्रिक प्रकार की किडनी पाई जाती है। ठीक, और एक क्वेश्चन और है कि जो अगर किडनी की जो मूत्र को स्टोरेज करने की क्षमता पूछ ले तो मेल में कितनी होती है? मेल में मूत्र को स्टोरेज करने की क्षमता कितनी होती है? जो यूरिनरी ब्लैडर होता है उसमें कितना स्टोर कर सकता है? तो जो मेल होता है वह 600 से 650 से 800 ml तक, और जो फीमेल होती हैं तो वे कितना? तो 550 से या 550 मान लीजिए। ठीक, 500 ml ये हुआ स्टोरेज करने की कैपेसिटी। लेकिन अगर अर्ज की बात करें, अगर निकालने की बात करें, अर्ज मतलब होता है कि जितने समय से यानी कि आपको मूत्र करने की यानी आभास होने लगता अर्ज, तो वह कितना होता है? तो जैसे 400 450 से 500 ml हुआ
देखो दोनों की सेम है, मेल हो या फीमेल, दोनों में जैसे ही 450 से 500 ml का हुआ कि अपने को अर्ज करने की यानी जो यूरिनेशन है वह स्टार्ट हो जाता है। ठीक, अर्ज अर्ज ऑफ यूरिनेशन। ठीक, यहाँ पे क्लियर इतना। अगला है नेफ्रॉन। ठीक, तो नेफ्रॉन में दो पार्ट होते हैं, एक कौन सा, मेल्फिगियन, और दूसरा रेनल वाला। ठीक, तो जो नेफ्रॉन होती है उसको किडनी की क्या बोल जाता है, तो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई किसको, नेफ्रॉन को बोला जाता है। तो अब नेफ्रॉन का डायग्राम देखना, ये क्या हुआ, यहां से ये आर्टरी आई। ठीक, ये क्या होती है, आई, और ये पतली होते जाती है। ठीक, और पतले होते जाती है, और क्या बना लेती है, एक कोशिका का गुच्छा बना लेती है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस बोला जाता है। ठीक, ये, और यहां से ये ऐसे निकल जाती है। ठीक, तो ये क्या कहलाता है, तो अब इसी के जस्ट नीचे क्या रहता है, प्याले नुमा आकार का, रुक जाओ इसको थोड़ा ऊपर बनाते हैं, है ना। क्या रहता है, ये ऐसे ही प्याले नुमा आकार की क्या रहती है, बोमन कैप्सूल रहती है। ठीक, अब ये जो मुड़ गई ये क्या हुई, पीसीटी, प्राइमरी प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ठीक, अब यहां से क्या हुआ, लूप ऑफ हेनले स्टार्ट हो जाता है, ये डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, और ये लूप ऑफ हेनले हुआ, और ये असेंडिंग लूप ऑफ हेनले हुआ। ठीक, अब यहां से क्या हुआ, ये गया, ये बहुत ज्यादा मोटा कर दिया। ठीक, ये और ये कहाँ चला जाता है, कलेक्टिंग डक्ट में। ठीक, ये क्या है, कलेक्टिंग डक्ट है। ठीक, तो ये क्या होता है, कलेक्टिंग डक्ट, कलेक्टिंग डक्ट। ठीक, और ये क्या होती है, सबसे पहले ये ग्लोमेरुलस है। ठीक, क्या है ये, ग्लोमेरुलस प्लस है, और ये हो गया एफेरेंट आर्टियोल, एफेरेंट आर्टियोल, और ये हुई एफेरेंट आर्टियोल। ठीक, और जो बोमन कैप्सूल है, तो बोमन कैप्सूल में क्या होती हैं कि छोटी छोटी पोडोसाइट सेल्स होती हैं, रुक जाओ, ठीक, ये क्या होती हैं, छोटी छोटी
पोडोसाइट सेल्स होती हैं, कोशिकाएं होती है, ये क्या करती हैं, जब अल्ट्राफिल्ट्रेशन होता है तो रक्त यानी कि उसको छानने का काम करती हैं। ठीक, ये छोटी छोटी क्या है, इनमें पोडोसाइट सेल्स पाई जाती हैं। ठीक, अब इन्हीं छोटी छोटी सेल्स में क्या है, छोटी छोटी ये पोडोसाइट सेल्स हैं, मैं इनमें अरेंजमेंट कैसा होता है, तो इंक्रीमेंट टाइप का अरेंजमेंट होता है। उसकी वजह से क्या होता है, छोटे छोटे स्पोर यानी बीच में खाली रह जाते हैं। जैसे दो गोले आपस में ऐसे जुड़े तो बीच में तो स्पेस बनता है ना, तो उसको क्या बोलते हैं, इंक्रीमेंट स्पेस बन जाता है, जिसको स्लिट स्पोर्स बोला जाता है या फिल्ट्रेशन स्पोर्स बोला जाता है। ठीक, तो ये क्या कहलाते हैं, तो यहाँ पे ये हो गए, ये फिल्ट्रेशन स्पोर्स कहलाते हैं। तो इनकी मदद से क्या होता है, फिर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है, परानिस्यंदन होता है। ठीक, तो ये पूरा एक एक डायग्राम चमका दूंगा आज आप लोगों को, बस आप बने रहिएगा। ठीक, ये क्या हो गई, तो ये होती हैं क्या, पोडोसाइट सेल्स, पोडोसाइट सेल्स, और ये क्या है, स्लिट स्पोर्स। ठीक, और ये क्या है, तो ये होता है पीसीटी, प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ठीक, प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड मतलब प्रोक्सिमल मतलब आगे की, कन्वोल्यूटेड मतलब कुंडलित, ट्यूब्यूल मतलब नलिका, मतलब आगे की कुंडलित नलिका। ठीक, और ये क्या होता है, तो ये होता है डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप। और ये क्या है, तो ये है क्या, लूप ऑफ हेनले, लूप ऑफ हेनले। ठीक, और ये क्या है, तो ये है असेंडिंग लिम्ब ऑफ, ASSANDING, असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। ठीक, और ये क्या है, तो ये होती है डीसीटी। ठीक, डिजिटल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ठीक, और ये क्या है, ये है कलेक्टिंग डक्ट है। तो जितनी भी नेफ्रॉन आती हैं, इस पे क्या हो रहा है, इतने इस पे बहुत सारी नेफ्रॉन क्या हो रही है, कलेक्टिंग डक्ट पे आया के ऐसे ही पतली पतली जुड़ते जाती हैं। जैसे अभी हमें बताएंगे, अगला डायग्राम बनाऊंगा तो फिर उस पे अपन समझेंगे। ठीक, अब जो ये आर्टियोल निकली है, ये आर्टियोल क्या करती है फिर, कि ये छोटे छोटे मतलब फिर ये डिवाइड होती है। ठीक, ये डिवाइड होती है और क्या करती है कि ये आके टीसीटी पे मतलब डीसीटी पे कुंडलित होती है। ठीक, डीसीटी पे कुंडलित हुई और यहां से ऐसे निकली, फिर ऐसे निकली, अब यहाँ पे आके ऐसे ही कुछ ये ऐसे, इसको क्या बोला जाता है, तो इसको वासा रेक्टा बोला जाता है। ठीक, ये क्या है, ये कलर दिखता नहीं है ज्यादा, है ना, तो ये क्या कहलाता है, ये वासा रेक्टा कहलाता है। एक मिनट, थोड़ी काम
अच्छे से नहीं कर रहा है ना। हाँ ठीक। तो ये क्या है, वासा रेक्टा होता है। ठीक। अब देखना। हाँ, तो देखो जो नेफ्रॉन होती है तो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। तो जो नेफ्रॉन होती है उसको क्या बोलते हैं, संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई ऑफ किडनी। किडनी की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। और जो वृक्क होती है, मतलब जो किडनी होती है, कई नेफ्रॉनों का बना होता है, जिन्हें यूरिनेफेरस ट्यूब्यूल्स कहते हैं। अगर हम नेफ्रॉन की बात करें तो एक किडनी में कितनी होती है, तो एक किडनी की बात करें तो 1 मिलियन होती है। ठीक। 1 मिलियन मतलब अपन लोग समझ रहे हैं 10 लाख। ठीक। तो एक किडनी में नेफ्रॉन की संख्या कितनी होती है, 10 लाख होती है। ठीक। तो और जो नेफ्रॉन होता है लगभग 3 सेंटीमीटर लंबा होता है। कितना होता है, 3 सेंटीमीटर लंबा। और जो नेफ्रॉन की रचना होती है दो भागों में बटी रहती है। कौन कौन सी, एक हो गई मेल्फिगियन बॉडी, जिसमें कौन कौन से आते हैं, ग्लोमेरुलस कैप्सूल और बोमेन कैप्सूल। ठीक। और जो रिनल टेब्यूल टिब्यूल होती है, ट्यूब्यूल, तो रेनल ट्यूब्यूल में कौन कौन से आता है, तो पीसीटी आ गया, लूप ऑफ हेनले आ गया, डीसीटी आ गया और कलेक्टिंग डक्ट आ गया। कौन कौन से, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हेनले, डिजिटल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और कलेक्टिंग डक्ट आ गया। ठीक। अब जो ये बोमन कैप्सूल होता है, बोमन संपुट इसको कई जगह नाम, यानी हिंदी में बोमन संपुट या इंग्लिश में बोमन कैप्सूल के नाम से जानते हैं। तो मेल्पिगियन बॉडी में बोमेन्स कैप्सूल तथा ग्लोमेरुलस होते हैं। ठीक। तो देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये ग्लोमेरुलस है, यानी जो आर्टरी होती है, तो ये क्या करती है कि आती हैं और आते 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 क्या होती है, पतली होती जाती हैं, और पतली होती हैं तो ये क्या करती है, गुच्छे बनाती रहती हैं, यानी गुच्छे में, यानी एक दूसरे के ऊपर मुड़ जाती हैं। ठीक। और जो ये बोमन कैप्सूल है, ये क्या है, बोमन कैप्सूल, जिसको बोमन संपुट बोला जाता है। ठीक। तो बोमन संपुट जो होता है कैसा होता है, कप के प्याले के आकार का होता है और उसमें पोडोसाइट सेल्स लगी रहती हैं। ठीक। अब ये क्या करते हैं, प्रश्न निषेध मैकेनिज्म पे पढ़ेंगे। ठीक है। तो बोमन कैप्सूल प्याले के आकार की होती है। इसमें पतली रुधिर कोशिकाओं, ब्लड कैपिलरीज का बना ग्लोमेरुलस पाया जाता है। यह दो तरह की धमनिकाओं, आर्टियोल से बनता है। पहला एफरेंट आर्टियोल और दूसरा पतली जो होती है, क्या होती है, तो एफरेंट आर्टियोल, एफरेंट आर्टियोल। ठीक। तो जो इफेरेंट आर्टियोल होती है, जो चौड़ी अविवाही धमनिका होती है, तो उससे क्या होता है, इसके द्वारा रक्त ग्लोमेरुलस से ग्लोमेरुलस में जाता है। और जो पतली अविवाही धमनिका होती है, तो इसके द्वारा रक्त जो होता है ग्लोमेरुलस से बाहर निकलता है। ठीक। बोमेन्स कैप्सूल रिनल ट्यूब्यूल में खुलता है, मतलब जो उसका सबसे पहला भाग कहाँ होता है, पीसीटी में, तो पीसीटी में खुलता है। ठीक। तो उसको कुंडलित नलिका बोलते हैं। तो इसका सबसे अग्र भाग क्या होता है, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, पीसीटी होता है। मध्य भाग की बात करें तो मध्य भाग क्या होता है, लूप ऑफ हेनले होता है। और अगर पश्च भाग की बात करें तो दूरस्थ कुंडलित नलिका, मतलब डिजिटल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होता है। ठीक। अब जो अगर कॉर्टेक्स की बात करें तो कॉर्टेक्स का भाग क्या क्या कहलाता है, तो कॉर्टेक्स का पार्ट कहलाता है पीसीटी, डीसीटी, ग्लोमेरुलस और बोमेन्स कैप्सूल। और अगर मेड्यूला की बात करें तो मेड्यूला का भाग कौन सा कहलाता है, तो लूप ऑफ हेनले कहलाता है। ठीक, क्लियर। अब अगर हम नेफ्रॉन के कार्य की बात करें तो वृक्क या नेफ्रॉन के कार्य क्या क्या होते हैं, तो जो वृक्क होता है ये क्या करता है, तो जो रक्त को छानकर तथा अपशिष्ट की मात्रा उपस्थित पदार्थों से बाहर निकालना और मूत्र निर्माण करना काम होता है। ठीक। और दूसरा क्या काम होता है, तो मूत्र का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, यह कार्य ग्लोमेरुलस के द्वारा होता है। ठीक। ग्लोमेरुलस में उपस्थित रुधिर कोशिकाओं के व्यास में अंतर होने के कारण रक्त का दबाव बढ़ जाता है। इनमें ग्लोमेरुलस के रक्त से प्लाज्मा और उत्सर्जित उत्पाद छनकर बोमेन्स कैप्सूल में पहुंच जाते हैं। ठीक।
अब जो रक्त छानने की क्रिया है रुधिर कोशिकाओं की अर्धपारगम झिल्ली सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के द्वारा होती है। इसे इसलिए इसे अल्ट्राफिल्ट्रेशन कहते हैं। अभी जस्ट आप लोग को समझ में आएगा कि अल्ट्राफिल्ट्रेशन है क्या। ठीक। अब ग्लोमेरुलस के द्वारा छने हुए द्रव को ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कहते हैं। तो जो छना हुआ पदार्थ है, जो छना हुआ द्रव है, उसको क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कहते हैं। ठीक। जो छन के यानी जो बोमेन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस से जो अपना सीरम प्लाज्मा ये सब छन के आता है, उसको क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कहते हैं। ठीक। अब एक वयस्क मानव 24 घंटे में कितने लीटर मूत्र का निष्कासित करता है? तो 1 से लेकर यानी 1.8 लीटर या 1.5 लीटर के समथिंग करता है। ठीक। और मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है? तो यूरोक्रोम पिगमेंट के कारण इसका रंग पीला होता है। ठीक। अब हम यूरिन की बात करें तो यूरिन जो होता है यह मूत्र ग्लोमेरुलर निस्पंदन पुनः अवशोषण एवं स्राव से बनता है। ठीक। यानी रीअब्जॉर्प्शन और उसके सिक्रेशन के द्वारा बनता है। ठीक। और उसमें पीला रंग किसके कारण होता है? तो मैंने बताया यूरोक्रोम पिगमेंट के कारण होता है। और जो उसमें एक तीखी तीव्र शोरमिक गंध आती है तो वह किसके कारण आती है? तो यूरिनोड के कारण आती है। ठीक। अब अगर हम पाथ ऑफ यूरिन की बात करें कि यूरिन का पाथवे कैसा होता है, कहां से होता है। ठीक। तो सबसे पहले क्या हुआ? अल्ट्राफिल्ट्रेशन हुआ, उसके बाद रीअब्जॉर्प्शन हुआ, रीअब्जॉर्प्शन के बाद फिर सिक्रेशन हुआ, तो उसके बाद क्या होता है? यूरिन का फॉर्मेशन हुआ। अब यूरिन का फॉर्मेशन हुआ, फिर वह कहां जाती है? कलेक्टिंग डक्ट पे जाती है। ठीक। अब कलेक्टिंग डक्ट से कहां जाती है? डक्ट ऑफ विलिनी पे। देखना मैं डायग्राम बना रहा हूं यहाँ पे। ठीक। तो ये क्या हुआ? ये अपने मेड्यूला है, यानी ये 8 से 12 के समथिंग होते हैं। ठीक। ठीक। तो जो कलेक्टिंग डक्ट है, अब समझना मेरी बात को, तो जो कलेक्टिंग डक्ट होती है वह कहाँ आके मिलती है? तो ये कलेक्टिंग डक्ट यहाँ पे ये क्या रहते हैं? तो मेड्यूलरी पिरामिड्स होते हैं। तो इन पे आया के कलेक्टिंग डक्ट्स जो होते हैं यहाँ पे ऐसे मिलते हैं। ठीक। अब यहां से क्या होता है? डक्ट ऑफ विलिनी। तो डक्ट ऑफ विलिनी क्या होती है? तो यहाँ पे जो आया के निकले, अब यहां से कहां पे निकलेंगे? यहाँ पे ये जो खाली स्पेस रहता है ये क्या कहलाता है? डक्ट ऑफ विलिनी। डक्ट ऑफ विलिनी। ठीक। फिर ये डक्ट ऑफ विलिनी से कहा जाता है? तो रीनल पैपिली में। फिर ये क्या कहलाता है? ये वाला पार्ट क्या कहलाता है? ये रीनल पैपिली कहलाता है। फिर ये वाला पार्ट क्या कहलाता है? तो रीनल कैलिक्स कहलाता है। मैंने रीनल कैलिक्स या रीनल कैलिकस बोलते हैं। ठीक। फिर रीनल कैलिक्स से यही भाग क्या रहता है? फिर यहां से मोटा हुआ, मोटा से फिर पतला, तो रीनल पेल्विस। रीनल पेल्विस। फिर रीनल पेल्विस से ये यूरेटर। फिर यूरेटर से कहाँ आ गया? तो यहाँ पे रहता है क्या? यूरिनरी ब्लैडर रहता है। ठीक। सपोज करना अभी एक का मैं बता रहा हूं, तो यूरिनरी ब्लैडर रहता है। ठीक। तो ये यूरिनरी ब्लैडर पे आ गया, ब्लैडर। और फिर ये क्या है? यूरेथ्रा। यूरिनरी ब्लैडर के बाद फिर कहाँ आता है? यूरेथ्रा पे। और यूरेथ्रा से क्या होता है? तो आउटसाइड निकल जाता है, मतलब बाहर निकल जाता है। तो इतना समझ में आया कि जो यूरिन का अगर हम पाथवे की बात करें, पाथ ऑफ यूरिन, तो यूरिन कैसे निकलता है? सबसे पहले क्या हुआ? सबसे पहले मतलब कि जो ग्लोमेरुलस थे और बोमेन कैप्सूल वहां पे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है, बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, उनके थ्रू क्या होता है? अल्ट्राफिल्ट्रेशन होता है। तो वहां से यूरिन का फॉर्मेट यानी पीसीटी फिर उसका क्या करती है? रीअब्जॉर्प्शन करती है, फिर उसका सिक्रेशन होता है। देन क्या होता है? यूरिन का फॉर्मेशन हुआ। अब जब यूरिन का फॉर्मेशन हो गया तो क्या हुआ? एक मिनट।
अब दिख रहा है। तो क्या हुआ, यूरिन का फॉर्मेशन हुआ, यूरिन का फॉर्मेशन होके वह कहाँ पे आता है, तो डक्ट ऑफ विल्नी पे आता है। ठीक, डक्ट ऑफ विल्नी से फिर कहाँ आता है, रीनल कैलिक्स पे आता है, रीनल कैलिक्स से फिर रीनल पेल्विस पे आता है, रीनल पेल्विस से यूरेटर, यूरेटर से फिर यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर से यूरेथ्रा में आ जाता है। ठीक, क्लियर हुआ। अब मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, अब मेन समझना ये है कि जो यूरिन का फॉर्मेशन हुआ क्या, अभी तो हमने देख लिया कि यूरिन का फॉर्मेशन हो गया। तो जो यूरिन का फॉर्मेशन है वह कितने चरणों में होता है, 3 स्टेप पे होता है। पहला क्या है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन या ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन भी बोलते हैं, या दूसरा फिर कौन सा स्टेप है, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, और तीसरा है ट्यूबुलर सीक्रेशन। ठीक, तो क्या है, इसको मैंने लिख नहीं पाया है, तो मैं आप लोगों की एक पीडीएफ है, मैं जो मेरी नोट्स है उस पीडीएफ के थ्रू मैं आप लोग को समझा दे रहा हूँ, समझ में आ जाएगा। ठीक, तो जब तक अगर किसी को कोई क्वेश्चन पूछना हो, कोई किसी का कुछ क्वेश्चन हो तो क्वेश्चन कर सकता है। तो देखो 3 स्टेप में होता है, पहला क्या है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, और दूसरा क्या है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। तो देखो, जब तक वो पीडीएफ हो रही है, आ रही है, तब तक अपन यहाँ पे देख लेते हैं। तो देखो, सबसे पहला स्टेप क्या था, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता क्या है, देखो यहाँ पे क्या हुई, यानी एक आर्टरी आई, फिर क्या हुई, पतली हुई, तो पतली हुई फिर क्या हुआ, तो ये किसकी बनी हुई होती है, मतलब किसी ना किसी टिश्यू की तो बनी हुई होती है। ठीक, एंडोथेलियम या इपिथेलियम की। ठीक, तो क्या होता है कि अगर देखो, ये कनेक्टिव टिश्यू हो गया और ये इपिथेलियम टिश्यू, जब मैं अभी टिश्यू पढ़ाऊंगा तो जब इपिथेलियम और कनेक्टिव टिश्यू के बीच एक न एक बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है। ठीक, तो वो बेसमेंट मेम्ब्रेन कैसी होती है, सेमी परमेबल होती है, जिसके थ्रू क्या होता है, यानी कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है। ठीक, तो क्या हुआ कि यहाँ पे 3 प्रकार के प्रेशर काम करते हैं। कैसे, तो क्या होता है कि जैसे अगर देखो, अपन कोई जैसे कपड़ा निचोड़ते हैं, तो क्या हुआ कि अगर वो बहुत सारी क्या हुई, उसको निचोड़ते घुमाते जाएंगे, तो क्या होगा, पानी अपने आप नीचे गिरता है। ठीक, तो सेम वैसे ही यहाँ पे काम करती है कि जो ग्लोमेरुलस है, ये क्या हुई, पतली हुई, और पतली होते हुए ये क्या करती है कि यानी और मुड़ती जाती है, मुड़ती जाती है और कुंडलित होते जाती है, जिसके थ्रू क्या होता है कि उसमें प्रेशर पड़ता है, जिसके थ्रू क्या होता है, उसका यानी कि रिसाव होने लगता है। फिर वो कहाँ जाई, तो जो बोमन कैप्सूल है ये कैसा होता है, कप के आकार का होता है। ठीक, तो कप के आकार में, और यहाँ पे क्या होती है, पोडोसाइट सेल्स लगी रहती है। इसका जो आउटर लेयर होता है वह टाई लाइक स्ट्रक्चर होता है, मतलब कि जैसे टाइल्स के आकार की नहीं होती है, तो टाइल्स के आकार की जो बाहरी परत होती है टाइल्स के आकार की होती है, और अंदर तो पोडोसाइट सेल्स भरी हुई होती हैं। ठीक, तो पोडोसाइट सेल्स लग गई। अब पोडोसाइट सेल्स के बाद क्या होता है कि फिर यहाँ पे स्लिट स्पोर्स पाए जाते हैं। तो स्लिट स्पोर्स क्या करते हैं कि उसको मतलब नीचे पीसीटी पे उतारने का काम करते हैं। ठीक, चलो पीडीएफ आ गई है, पीडीएफ पे देखते हैं तो और क्लियर होगा आप लोग को। ये मेरी खुद की नोट्स बनाई हुई है। ठीक है, 1 मिनट वेट करिएगा।
जब तक पीडीएफ ओपन हो रही है। ओके, अभी डाउनलोड नहीं हो पाई। तो फिर वहां से फिर क्या होता है कि ये पीसीटी पे आता है। पीसीटी पे फिर क्या होता है, रीअब्जॉर्प्शन होता है। ठीक, तो मतलब पहला प्रोसेस क्या था, अल्ट्राफिल्ट्रेशन। अल्ट्राफिल्ट्रेशन पे यानी वहां पे तीन प्रेशर का तीन क्या करते हैं, प्रेशर काम करते हैं। कौन कौन से, एक हो गया ग्लोमेरुलर प्रेशर, ग्लोमेरुलर हाइड्रोलाइटिक प्रेशर, दूसरा हो गया ब्लड कोलाइडल ऑस्मेटिक प्रेशर, और तीसरा हो गया कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है। ठीक, तो ये तीनों प्रकार के प्रेशर काम करते हैं, जिसके थ्रू क्या होता है कि यानी कि जो अपना आयंस होते हैं और जो प्रोटीनलेस प्लाज्मा होती है, ये सब चीजें क्या होती हैं, तो नीचे आती हैं। ठीक, उनका फ्लो होता है। ठीक, ये तो देखो मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। ठीक, हाँ, ठीक, तो देखो इसको तीन स्टेप होते हैं। कौन कौन सा, अल्ट्राफिल्ट्रेशन ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, और दूसरा हो गया सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन, और तीसरा हो गया ट्यूबुलर सीक्रेशन। ठीक, ट्यूबुलर सीक्रेशन। अब पहला क्या है, पहला स्टेप है अल्ट्राफिल्ट्रेशन। तो अल्ट्राफिल्ट्रेशन क्या होता है, इतना दिख रहा है ना। हाँ, तो पहला स्टेप क्या होता है, कैरिड आउट बाय ग्लोमेरुलर सेपेंस इन मेल्पिगियन कॉर्पस्कल्स। तो क्या होता है, पहला जो होता है, तो जो ग्लोमेरुलर सेल्स थे, ठीक, वह क्या होती है, वो मेल्पिगियन बॉडी कहलाती है। कौन कौन सी, तो ग्लोमेरुलस हो गई और बोमेन कैप्सूल, दोनों क्या मिलके क्या बनती है, मेल्पिगियन बॉडी बनती है। ठीक, तो ये क्या करती है, तो यहाँ से ये क्या करती है, छोटी छोटी मतलब कैपिलरीज में वो हो जाती हैं। ठीक, और ये वुमन कैप्सूल होता है। तो हमने बताया था कि यहाँ पे क्या होती है कि पोडोसाइट सेल्स पाई जाती हैं। ठीक, अब ये पोडोसाइट्स और यहाँ पे बीच बीच में क्या होते हैं, स्पोर होते हैं, जिसको स्लिट स्पोर्स बोलते हैं। ठीक, तो ये एफेरेंट आर्टियोल हो गया, ये इफेरेंट आर्टियोल हो गया। फिल्ट्रेशन फ्रॉम ब्लड प्लाज्मा इनटू नेफ्रॉन, तो यहाँ से क्या होता है, सबसे पहले यहाँ से फिल्ट्रेशन हुआ, फिर यहाँ पे पीसीटी रहता है, तो यहाँ पे क्या होता है, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन होता है, फिर रीनल ट्यूब्यूल यानी ट्यूबुलर सीक्रेशन फिर वहां पे होने लगता है। ठीक, ये साइन ऐसे बनेगा। तो मैंने बताया कि इसमें तीन लेयर होती है। कौन कौन सी, एंडोथीलियम, इपिथीलियम और बेसमेंट। तो जो एंडोथीलियम ग्लोमेरुलर ब्लड वेसल्स हो गई, इपिथीलियम ऑफ वोमेन्स कैप्सूल, और बेसमेंट मेम्ब्रेन बिटवीन टू लेयर्स। तो क्या होता है कि एक हो गई इपिथीलियम और एक हो गई एंडोथीलियम। अब इन दोनों के बीच में क्या पाई जाती है, बेसमेंट मेम्ब्रेन पाई जाती है। ठीक, तो जो बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है ये क्या करती है, तो छानने का काम करती है, जिसके द्वारा क्या होता है, अल्ट्राफिल्ट्रेशन होता है, मतलब परानिस्यंदन होता है। ठीक, अब उसके बाद क्या है, प्लाज्मा फ्लूइड। तो प्लाज्मा फ्लूइड क्या होगा, मतलब कि जो प्रोटीनलेस प्लाज्मा होती है। ठीक, मतलब कि प्रोटीन माइनस प्रोटीन प्लाज्मा,
जिसको अपन सीरम बोलते हैं, जिसमें क्या होता है कि प्रोटीन की प्लाज्मा ही जिसमें नहीं होती है। तो क्या होता है, प्लाज्मा फ्लूइड दैट फिल्टर्स आउट फ्रॉम ग्लोमेरुलर कैपिलरीज इज कॉल्ड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। ठीक, तो वहां से क्या हुआ, फिल्ट्रेट हुआ। और अबाउट 20% ऑफ प्लाज्मा फ्लूइड, तो कितनी होती है, 20% होती है। ठीक, और फिल्ट्रेट आउट इनटू बोमेन्स कैप्सूल, और फिर वो क्या होता है कि बोमेन कैप्सूल से भी फिल्ट्रेट होता है। ठीक, अब अगर हम बात करें कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट रेट, तो रेट कितना होता है, तो इसका रेट होता है जो कितना होता है, तो 125 ml प्रति मिनट होता है। कितना, 125 यानी 125 ml प्रति मिनट होता है GFR। और अगर हम बात करें एक दिन में, तो एक दिन में कितना होता है, 180 लीटर प्रति डे। मतलब कि कितना फिल्टर करता है, तो 180 लीटर प्रति डे, यानी 180 लीटर एक दिन में फिल्टर करता है। ठीक, और अगर हम उसके अमाउंट की बात करें, तो जो एवरेज अमाउंट ऑफ ब्लड फिल्टर्ड यूरिन बाय किडनी, तो जो यूरिन से किडनी से यूरिन का जो फिल्ट्रेशन होता है ब्लड, तो कितना होता है, 1100 से 1200 ml होता है। ठीक, तो जो अब ये 1100 और 1200 ml के बाद, जो ये 1100 1200 ml से ही 20 से 25% क्या होता है कि प्यूरिफाइड होता है। और कितना, जितना एक मिनट में जो हमारा वेंट्रिकल जो होता है, जो निलय होता है, वो क्या करता है, पंप करता है। तो सेम यानी 20 से 25% क्या होता है, फिल्टर प्यूरिफाई होता है। ठीक, ब्लड। और 650 ml क्या है, ये रीनल प्लाज्मा फ्लो होता है। ठीक, प्लाज्मा फ्लो कितना होता है, 650 ml होता है। अगर हम फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन की बात करें, तो GFR बाय RPF, मतलब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट अपॉन रीनल प्लाज्मा फ्लो, तो कितना होता है, 125 अपॉन 650, यानी 1/5 होता है। ठीक, अब यहाँ पे 3 प्रकार के प्रेशर काम करते हैं, कौन कौन से, ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, और कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। ठीक, तो जो ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है, वह क्या करता है कि ड्यू टू द डिफरेंस इन डायमीटर ऑफ एफरेंट एंड एफरेंट आर्टियोल, तो ये क्या करता है, देखो जैसे एफरेंट आर्टियोल हो गई ये, और इफेरेंट आर्टियोल हो गई ये, तो इनके बीच अंतर करता है। जैसे अगर पतली है, तो पतली में क्या होगा, देखो ये क्या हुआ, तो ये हुआ एफेरेंट और ये हुआ एफेरेंट। ठीक, तो इफेरेंट जो होती है, जो पतली वाली होती है, अगर कोई पतली सटक है तो उसमें फ्लो तेज रहेगा, और अगर वहीं कोई मोटी सटक हो गई तो उसमें फ्लो कैसा होता है, धीमा होता है। तो क्या होता है, यहाँ पे तो पतली होते जाती है ना, वो आते जाती है और गुच्छा बनाती जाती है, पतली होते जाती है, तो उसका क्या होता है कि वो ज्यादा फ्लो से यानी उनमें प्रेशर काम करता है, जिसके थ्रू वो क्या करती है, छनती है। जैसे मैंने बताया कि अगर हम किसी कपड़े को जितना घुमाते जाएंगे, जितना निचोते हैं ना, तो जितना घुमाते हैं तो क्या होता है, अपने आप पानी रिसता है, नीचे गिरता है। ठीक, तो सेम वही वही जो सिद्धांत है यहाँ पे काम करता है, जो अगर लॉ की बात करें तो। ठीक, फिर कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर की बात करें, इट इज द ऑस्मोटिक प्रेशर क्रिएटेड इन द ब्लड ऑफ ग्लोमेरुलर कैपिलरीज ड्यू टू द प्लाज्मा प्रोटीन्स, इट रेजिस्टेस द फिल्ट्रेशन ऑफ फ्लूइड फ्रॉम द कैपिलरीज। तो इसमें कितना होता है, तो 30 to 32 mmHg होता है। ठीक, जो इसमें अगर हम ऑस्मोटिक प्रेशर जो परासरण होता है दाब, वह कितना होता है, तो 30 से 32 mmHg होता है। और कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की बात करें, तो ये क्या करता है कि जो रेसिस्टेट करता है, ठीक, बोमेन्स कैप्सूल में यानी पहुंचने में क्या करता है उसको, और उसका कितना होता है, तो 10 से 18 mmHg होता है। ठीक, अब क्या होता है कि जो मतलब क्या हुआ कि अभी जितना आया, उसके बाद फिर क्या होता है, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होता है, जो इतना आया, फिर उसके बाद क्या हुआ, तो जो पीसीटी होती है वह क्या करती है, प्लांट प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, वो क्या करती है, तो लगभग 99% उसका क्या करती है, रीअब्जॉर्ब करती है। तो किसका किसका रीअब्जॉर्ब करती है, तो जैसे ग्लूकोज हो गया, अमीनो एसिड हो गया, सोडियम हो गए, तो इसमें भी एक्टिव और पैसिव मैकेनिज्म काम करती हैं। ठीक, मतलब कि किसी में ऊर्जा की आवश्यकता होती है, किसी में ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है। तो जैसे ग्लूकोज हो गया, अमीनो एसिड हो गया, सोडियम हो गया, फैटी एसिड हो गया, इन सब में यानी कि फिल्ट्रेट होता है, और फिर वो क्या करते हैं, उनको एब्जॉर्ब करती है, और जो नाइट्रोजनस वेस्ट पदार्थ होते हैं उनको
पैसिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा एब्जॉर्ब करती है। ठीक, और जो वाटर है और क्लोरीन होता है उनको एब्जॉर्ब पैसिवली यानी बिना ऊर्जा के उनको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। फिर आता है लूप ऑफ हेनले। तो असेंडिंग लिंब यानी मिनिमम, इसमें मिनिमम रीअब्जॉर्प्शन होता है। ठीक, मेंटेनेंस हाई ऑस्मोलैरिटी के लिए जो ऑस्मोलैरिटी है उसको मेंटेनेंस करने के लिए क्या होता है, इसमें मिनिमम यानी कि कम रीअब्जॉर्प्शन होता है। ठीक, जो अवशोषण होता है वह बहुत कम होता है। ठीक, डिसेंडिंग लिम्ब में लिम्ब की बात करें तो इसमें क्या होता है, परमेबल टू वाटर। और अगर ये बात करें तो परमेबल टू इलेक्ट्रोलाइट्स, जो एक्टिव और पैसिव इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए परमेबल होती है, और जो डिसेंडिंग लिम्ब होती है वह किसके लिए, वाटर के लिए परमेबल होती है। ठीक, तो ये कैसी होती है, इम्परमेबल ऑफ वाटर, मतलब ये वाटर को अंदर जाने नहीं देती है। कौन, असेंडिंग लिम्ब। और जो डिसेंडिंग लिम्ब होती है वह कैसी होती है, तो परमेबल होती है। ये वाटर के लिए परमेबल होती है और जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं इनके लिए इम्परमेबल होती है। ठीक, फिर डीसीटी क्या करती है, कंडीशन रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर टेक्स प्लेस एल्डोस्टेरॉन एंड साल्ट। तो ये क्या करती है, उनका रीअब्जॉर्ब करती है, किसका, एल्डोस्टेरॉन का और साल्ट का, मतलब एडीएच का क्या करती है, उसका यानी कि रीअब्जॉर्ब करती है, पैसिवली करती है, मतलब बिना ऊर्जा के। ठीक, मतलब जो वैसोप्रेसिन हार्मोन होता है उसका वो करती हैं। ठीक, फिर क्या आता है, कलेक्टिंग डक्ट आता है। तो कलेक्टिंग डक्ट में क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग पीएच एंड आयोनिक बैलेंस ऑफ ब्लड बाय सेलेक्टिव सिक्रेशन ऑफ H प्लस एंड पोटेशियम आयंस। तो रिस्पॉन्सिबल ये मेंटेनिंग किसको करती है, जो आयनिक बैलेंस होता है उसको, जो आयन होते हैं उनको बैलेंस करने के लिए क्या करती है, सेलेक्टिव सिक्रेशन करती है, उनका श्रावण करने लगती है। जिनका एब्जॉर्ब किए थे ना उनका क्या करने लगती है, वो सिक्रेशन करने लगती है, श्रावण करने लगती है। ठीक, ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करने के लिए। अब बात करें कि जो ट्यूबुलर सिक्रेशन होता है तो उसमें पीसीटी किस किस को सिक्रेशन करती है, तो जो हाइड्रोजन आयन है, NH3 है, पोटेशियम है, क्रिएटिनिन है, यूरिक एसिड है, ड्रग्स है, हिप्योरिक एसिड है, पिगमेंट है, इनको क्या करती है, सिक्रेशन करती है। जब सिक्रेशन करेगी तभी तो ये क्या करेंगे, यूरिन के द्वारा बाहर निकलेंगे। ठीक, और जो डीसीटी होती है वह किसको किसको सिक्रेट करती है, तो हाइड्रोजन हो गया, पोटेशियम हो गया और NH3 अमोनिया हो गया। ठीक, अब जो ये यूरिन बना, यहां तक सिक्रेशन हुआ, यूरिन फॉर्मेशन हुआ, तो उसकी मैकेनिज्म पढ़े कैसे कैसे बना। अब जो यूरिन बना तो उसका कंपोजिशन की बात करें तो 95% वाटर होता है, 2% साल्ट और 2.7% कितना होता है, यूरिया होता है, 0.3% अदर सब्सटेंस होते हैं। ठीक, जैसे उसमें हिप्यूरिक एसिड्स आ गया, यूरिक एसिड आ गया, विटामिन सी हो गया, ड्रग हो गया। ठीक, और अगर हम डेली एक्सक्रीशन की बात करें कि हम पर डे प्रतिदिन यूरिन का कितना एक्सक्रीशन, कितना उत्सर्जन करते हैं, एक दिन कितना उत्सर्जन करते हैं, यहाँ पे दिख रहा है। तो अगर हम बात करें कि यूरिन का एक दिन में हम कितना उत्सर्जन करते हैं, तो कितना करते हैं, 1 से लेकर के 1.5 लीटर तक उसका उत्सर्जन करते हैं, किसका, यूरिन का। ठीक, और जो यूरिन में येलो कलर होता है वह किसके कारण होता है, तो यूरोक्रोम पिगमेंट के कारण होता है। ठीक, और जिसमें यूरिन तो हम कितना करते हैं, 1.5 लीटर, जिसमें से यूरिया की मात्रा कितनी होती है, तो 25 से 30 ग्राम होती है। ठीक, प्रतिदिन के एक्सक्रीशन में कितनी होती है, 25 से 30 ग्राम होती है। और अगर हम उसकी पीएच की बात करें तो यूरिन का पीएच कितना होता है, 6.0। ये खाने पे निर्भर करता है कि क्या आप लोग खा रहे हैं क्या नहीं खा रहे हैं, तो कभी कभी 6.0 से 7.8 तक भी चली जाती है। तो ये आप लोगों के खाने पे डिपेंड करती है कि आप लोग क्या खाना खा रहे हैं, उसके हिसाब से ये उसका पीएच निर्धारित होता है। ठीक, अब क्या है, डिसऑर्डर्स ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम, यानी कि उत्सर्जन तंत्र के कुछ डिसऑर्डर्स होते हैं। तो क्या क्या है, सबसे पहला है यूरेमिया। तो यूरेमिया मतलब क्या होता है कि प्रेजेंस ऑफ एक्सेस यूरिया इन ब्लड। तो यूरिया में अगर ब्लड में जो हमारा खून है, खून में बहुत अधिक मात्रा में क्या हो जाए, यूरिया प्रेजेंट हो जाए, तो उसको क्या बोलते हैं, यूरेमिया बोला जाता है। इसमें क्या होता है कि ये बहुत ज्यादा हार्मफुल होती है, जिससे किडनी फेल होने का डर रहता है। ठीक, और रीनल फेलियर की बात करें तो रीनल डिसफंक्शन होती है, मतलब इसमें किडनी फंक्शन ही काम ही नहीं करती है। ठीक, जिससे क्या होते हैं, ओलिगो यूरिया मतलब लेस यूरिन, मतलब यूरिन बिल्कुल कम हो जाती है। एन्यूरिया मतलब यूरिन का फॉर्मेशन ही नहीं होता, नो यूरिन। ठीक, और सडन राइज टू वेस्ट प्रोडक्ट क्या होता है,
वेस्ट प्रोडक्ट जो होते हैं वो बनने लगते हैं, कौन कौन से, यूरिया हो गया, क्रिएटिनिन हो गया रीनल फेलियर में, ठीक। तो इसका ट्रीटमेंट क्या है, तो किडनी ट्रांसप्लांटेशन है, यानी किडनी को दूसरी नई लगवाने का। फिर ग्लोमेरुलर नेफ्रिटाइटिस होता है, नेफ्रियाइटिस। तो इट इज अ कंडीशन वेयर ड्यू टू इन्फेक्शन इन द बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो क्या होता है कि जो बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, बेसमेंट मेम्ब्रेन में जब स्वेलिंग आ जाती है, सूजन आ जाती है, इन्फ्लेमेशन, तो इससे क्या हो जाता है, रीनल जो अपना होता है, किडनी जो होती है कैसी हो जाती है, फेल हो जाती है, ठीक। तो उससे क्या हो जाता है, ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस हो जाता है, ठीक। अब रीनल कैल्कुलाई बोले तो ये क्या होता है कि जब स्टोन का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक, जो स्टोन किससे बनती है, कैल्शियम फॉस्फेट। तो अगर जब स्टोन का फॉर्मेशन हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, रीनल कैल्कुलाई बोलते हैं। ओलिगोयूरिया मतलब कि जिसमें लेस प्रोडक्शन ऑफ यूरिन, मतलब यूरिन का प्रोडक्शन बहुत कम हो जाए और यूरिक एसिड बढ़ जाए तो उसको क्या बोलते हैं, ऑलिगो यूरिया बोलते हैं। एन्यूरिया मतलब कि जब यूरिन बिल्कुल भी ना बने, उसका यूरिन का फॉर्मेशन ही नहीं हो रहा है, जिससे सिस्टीन की मात्रा बढ़ जाती है, तो उसको क्या बोलते हैं, एन्यूरिया बोलते हैं। पॉलीयूरिया मतलब कि हद से ज्यादा यूरिन बनने लगे तो क्या कहलाती है, पॉलीयूरिया। ड्यू टू लेस सिक्रेशन ऑफ एडीएच, मतलब कि जो वैसोप्रेसिन हार्मोन होता है उसके सिक्रेशन, कम सिक्रेशन होने की वजह से क्या हो जाता है कि जो यूरिन की मात्रा क्या होती है, यानी बहुत ज्यादा, उसका प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो जाता है, मतलब उसमें वाटर की इंक्रीज बहुत ज्यादा हो जाती है, ठीक। ग्लाइकोशूरिया क्या होता है कि जिसमें ग्लूकोज की मात्रा क्या हो जाए, बढ़ जाती है, तो उसको ग्लाइकोशूरिया बोलते हैं। हेमेटूरिया क्या बोलते हैं, तो जिसमें क्या होता है कि यूरिन में ब्लड की मात्रा अधिक हो जाती है, ठीक। तो मतलब हीमोग्लोबिन की मात्रा अधिक हो जाएगी अगर ब्लड होगा, तो उसको क्या बोलते हैं, हेमेटूरिया बोलते हैं। और ये किसकी वजह से होता है, ब्लैक वाटर फीवर या बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से होता है। डायूरेसिस मतलब प्रोसेस ऑफ एक्सेसिव फॉर्मेशन ऑफ यूरिन इन किडनी, ठीक। और डिश्यूरिया पेनफुल मैक्चुरेशन, मतलब कि जब आपको मूत्र त्याग करने में ज्यादा दर्द हो तो क्या होता है, डिश्यूरिया होता है। सिस्टाइसिस मतलब कि इंफेक्शन ऑफ यूरिनरी ब्लैडर में, जब यूरिनरी ब्लैडर में क्या हो जाए, इंफेक्शन हो जाए तो क्या होता है, तो सिस्टाइसिस होता है, सिस्टाइटिस होता है। प्रो प्रोफिनेरिया बोलते हैं, क्या है, तो जिसमें प्रोटीन की मात्रा क्या हो, जो यूरिन है, यूरिन में ब्लड प्रोटीन की मात्रा अधिक हो जाती है, ठीक। एल्ब्यूनेरिया तो जो प्रेजेंस ऑफ एल्ब्यूमिन, अगर यूरिन में एल्ब्यूमिन प्रेजेंट हो गई तो क्या होता है, एल्ब्यूमिनेरिया। हीमोग्लोबिन प्रेजेंस ऑफ ब्लड अथवा ब्लड सेल्स इन यूरिन, अगर यूरिन में ब्लड आ गया ज्यादा तो क्या होगा, हीमोग्लोबिन यूरिया हो जाता है। नेफ्राइटिस तो इन्फ्लेमेशन ऑफ ग्लोमेरुलस ड्यू टू बैक्टीरियल इन्फेक्शन, तो ग्लोमेरुलस में अगर क्या हो जाए, इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन, सूजन आ जाए तो क्या होता है, नेफ्राइटिस हो जाता है। एल्केप्टोन्यूरिया ब्लैक यूरिन, मतलब कि क्या होता है, देखो पहले तो यानी कि वो व्हाइट ही निकलेगी, लेकिन जैसे ही वायुमंडल के कांटेक्ट में आती है तो क्या हो जाता है कि ब्लैक हो जाती है, क्यों, क्योंकि वहां पे एल्केप्टो एक वो बनने लगता है, ठीक। क्योंकि ड्यू टू लैक ऑफ होमोजेनेट जेनेटिक एसिड ऑक्सीडेज, तो ये क्या करता है कि ये काम ये बनता ही नहीं है, जो क्या करेगा, यानी कि वहां पे उसको ऑक्सीडेज करेगा। तो जब ये इसका ये फॉर्मेशन ही नहीं होता है तो जिससे ये क्या होता है कि जो एल्केप्टो एक हार्मोन होता है वो क्या होता है, उसका फॉर्मेशन हो जाता है, जिससे ब्लैक यूरिन हो जाती है, ठीक। तो यहाँ पे क्या हुआ, अपना उत्सर्जन तंत्र समाप्त हुआ, ठीक। तो अगर किसी को कोई क्वेश्चन हो, किसी का कोई सवाल हो तो क्वेश्चन कर सकता है, नहीं तो क्लास को अपन एंड करते हैं, ठीक। तो चलिए मिलते हैं कल इसी टाइम। गुड नाइट, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।